नमस्कार, मैं अमरेश कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं प्राचीन इतिहास के एक टॉपिक महाजनपद काल के बारे में। मैं प्रयास करूंगा कि इन चीज़ों को आसानी से बताऊं जिससे आपको रटने की आवश्यकता न हो। तो चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि यह जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से प्रश्न लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो इसे हमें याद रखना भी चाहिए, बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी महत्ता को देखते हुए हम लोग इस चैप्टर को आज पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि चीज़ों को आसानी से समझा मिलता है कि महात्मा बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। भारत जो है वो 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इस 16 महाजनपद का जो उल्लेख मिलता है उसके प्रमुखतः 2 पुस्तक हैं जिसमें इसका उल्लेख किया गया है। वो है एक बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय, दूसरा है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ अंग्युत्तर निकाय में भी इसका उल्लेख किया गया है 16 महाजनपद का, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि महाजनपद जो प्रशासनिक इकाई बनी वो संभवतः वैदिक काल के बाद बनी। तो चलिए देखते हैं। कहा जाता है कि प्राचीन भारत में जो उत्तर वैदिक काल था, उस उत्तर वैदिक काल के बाद राज्य प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहा जाने लगा। कहा जाता है कि आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी उसमें सबसे छोटी जो इकाई थी उसको परिवार कहा जाता था, अर्थात उसे कुल कहते थे। और कई कुल को मिला करके ग्राम बनता था, अर्थात गांव, और कई गांव को मिला करके विश्व बनता था, और कई विश्व मिल करके जन का निर्माण करते थे, और कई जन मिल करके राष्ट्र का निर्माण करता था। संभवतः यही राष्ट्र 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में आकर के महाजनपद का रूप धारण कर लिया, अर्थात प्रशासनिक इकाई की जो सबसे छोटी इकाई थी वो कुल या परिवार थी, और सबसे बड़ी जो इकाई थी वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में महाजनपद थी। कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में 16 महाजनपद थे, और इन 16 महाजनपदों के बारे में हम लोग इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे। इस रो में जहाँ महाजनपद को लिखा है, इसमें उसके राजधानी के बारे में लिखा है, और इसमें उसकी जो वर्तमान स्थिति अर्थात वर्तमान के किस राज्य में स्थित हैं उसको मैंने इसमें लिखा है, और इस महाजनपद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको मैंने यहाँ लिखा है। तो चलिए इसको देखते हैं। मैंने पहला महाजनपद जो लिखा है वो अंग लिखा है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, जो वर्तमान में भागलपुर मुंगेर का जो क्षेत्र है बिहार का, उस क्षेत्र में स्थित था। और यहाँ प्राचीन काल में यहाँ एक शासक हुए जिसका नाम था ब्रह्मदत्त, अर्थात ब्रह्मदत्त जो थे वो यहीं के शासक थे। राजा बिंबिसार जिस समय मगध में शासन कर रहे थे उस समय में ब्रह्मदत्त वहाँ शासन कर रहा था। उसके बाद है मगध। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगृह, जिसे अभी वर्तमान में राजगीर के नाम से भी जानते हैं। वो वर्तमान में बिहार का जो पटना और गया का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में स्थित था। मगध जो महाजनपद थी वो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद हुआ, और इस शक्तिशाली महाजनपद के पहले जो सर्वशक्तिशाली शासक हुए वो बिंबिसार था। कि बिंबिसार कैसे अपनी राजनीतिक दूरदर्शिता के तहत और वैवाहिक नीति के तहत अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद तीसरा जो महाजनपद है वो है वज्जी, अर्थात वज्जी की राजधानी थी वैशाली, जो वर्तमान मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मिथिला का जो क्षेत्र है ये सब इसके अंतर्गत आता था। अर्थात वज्जी जो था वो दरअसल एक संघ था, कई राज्यों को मिला करके बनाया गया था। कहा जाता है कि इसमें एक था लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी गणराज्य में 8 राज्य थे, अर्थात अलग अलग 8 राज्य थे, 8 राज्य में अलग अलग शासक थे, और सभी मिल करके एक गणराज्य का निर्माण किया था। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि विश्व का सबसे प्राचीन गणराज्य तो लिच्छवी गणराज्य, विश्व की सबसे प्राचीन गणतंत्र का प्रमाण कहाँ मिलता है तो लिच्छवी गणराज्य में मिलता है, अर्थात वज्जी संघ में मिलता है। यहाँ से एक बात याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर लेने के 8वें वर्ष के बाद वैशाली की यात्रा किए थे। तो एक प्रश्न पूछता है
कि आनंद महात्मा बुद्ध का शिष्य जो बना, वो आनंद कहाँ महात्मा बुद्ध से शिक्षा लिया था, तो वो लिया था कहाँ, वज्जी संघ में, अर्थात वैशाली की यात्रा पर जब महात्मा बुद्ध गए थे तो वहीं पर आनंद महात्मा बुद्ध से बौद्ध धर्म में दीक्षा लिया था। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध की मौसी या सौतेली माँ प्रजापति गौतमी जो थी, वो भी यहीं पर महात्मा बुद्ध से बौद्ध धर्म में दीक्षा लिए थे। चलिए, उसके बाद इन तीनों महाजनपद को हम लोग याद रखेंगे कि ये जो तीनों महाजनपद है, उसको मैं यहाँ पर टिकट किया है, मैं यहाँ पर इंगित किया है, ये तीनों महाजनपद बिहार में स्थित थे। वर्तमान के जो बिहार है वहाँ स्थित थे। उसके बाद आगे देखते हैं कि 4 से लेकर के 10 तक जो है ये पूरे उत्तर प्रदेश में, वर्तमान के उत्तर प्रदेश में स्थित थे। उसके बाद है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी थी, जो अभी बाबा विश्वनाथ की जो नगरी है। काशी की राजधानी वाराणसी, जो वर्तमान में वाराणसी जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, उस क्षेत्र में स्थित था। और कहा जाता है कि ये जो वाराणसी है वो वरुणा एवं असी जो नदी है, अर्थात उस समय वरुणा और असी नाम की नदी बहती थी, जिसके नाम पर इसका नाम वाराणसी पड़ा। कई पुस्तक लिखते हैं कि नहीं, यहाँ एक राजा हुए जिसका नाम था बानर, उनके नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम वाराणसी पड़ा। उसके बाद अगला जो महाजनपद है उसका नाम है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश के जो मथुरा क्षेत्र है उस क्षेत्र में स्थित था। उसके बाद कौशल, अगला जो महाजनपद है कौशल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौशल से कई प्रश्न बनते हैं, उस सबको हम लोग देखते हैं। कौशल महाजनपद की राजधानी थी श्रावस्ती अर्थात साकेत, जो वर्तमान के उत्तर प्रदेश के अयोध्या के जो फैजाबाद अयोध्या का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में स्थित था। यहाँ शासक हुए हैं, प्रसिद्ध शासक हुए हैं प्रसेनजीत। ये जो प्रसेनजीत थे वो जिस समय में मगध में बिंबिसार शासन कर रहा था, उस समय में यहाँ कौशल क्षेत्र में प्रसेनजीत शासन कर रहे थे। प्रसेनजीत की बहन महाकौशला देवी से राजा बिंबिसार का शादी हुआ था और प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकौशला को दहेज के रूप में काशी दान में दे दिया था। किसको? तो बिंबिसार को। उसके बाद कहा जाता है, कौशल से एक प्रश्न बनता है, पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध सर्वाधिक उपदेश किस राज्य में दिए? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए, क्योंकि कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध जो है वो वर्षावास यहीं बिताते थे, अर्थात वर्षा ऋतु में कहीं जाते नहीं थे, तो वर्षा ऋतु में श्रावस्ती में आकर वृक्ष के नीचे बैठ जाते थे और वहाँ पर शिष्यों को अर्थात नए नए शिष्य बनाते थे और उनको उपदेश दे। कौशल की राजधानी जो श्रावस्ती है, यहाँ महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया, क्योंकि वर्षावास वो यहीं बिताते थे। और यदि सर्वाधिक उपदेश देंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ इनका सर्वाधिक शिष्य होगा। तो पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध का सर्वाधिक शिष्य किस महाजनपद में देखे गए? तो कौशल में, अर्थात कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। उसके बाद है अगला महाजनपद वत्स। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी तो कौशाम्बी जो है वो वर्तमान इलाहाबाद प्रयागराज का जो क्षेत्र है, वो जो यमुना किनारे का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, वहीं स्थित था। कौशाम्बी के बारे में वैसे भी हम लोग याद रखते हैं, कौशाम्बी से जो अभिलेख मिला था, अर्थात इस प्रयागराज का जो स्तंभ लेख है प्रयाग प्रशस्ति, जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया है, जिसमें समुद्रगुप्त का विजय अभियान की चर्चा की गई है। उसके बाद है पंचाल। पंचाल की राजधानी अहिक्षेत्र और काम्पिल्य थी, अर्थात पंचाल की 2 राजधानी थे। एक उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिक्षेत्र थी, जबकि दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। ये जो क्षेत्र है अर्थात पंचाल जो क्षेत्र है वो वर्तमान उत्तर प्रदेश के बरेली और फर्रुखाबाद वाला जो क्षेत्र है, अर्थात पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्थित था। यहीं की रहने वाली थी, महाभारत में आप उल्लेख मिलता है द्रौपदी का। द्रौपदी यहीं की रहने वाली थी, जो राजा द्रुपद की कन्या थी, जिसे स्वयंवर में जीत करके अर्जुन लाया था और पांडवों ने शादी किया था। अगला महाजनपद है मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर क्षेत्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जो गोरखपुर का देवरिया क्षेत्र है, जिसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, इस क्षेत्र में स्थित था। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध, उल्लेख मिलता है
महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहते हैं, वो इसी मल्ल में हुआ था, अर्थात मल्ल के कुशीनगर में हो गया था, जो चुंद नाम का एक लोहार के द्वारा महात्मा बुद्ध के भोजन में सूकर का मांस दे दिया गया था, जिस कारण महात्मा बुद्ध की तबीयत बिगड़ने लगी और अंत में अतिसार के द्वारा महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। साथ ही इसी मल्ल में एक स्थान है पावापुरी। साथ ही इसी मल्ल में एक स्थान है पावापुरी, जहां महावीर स्वामी का निर्वाण प्राप्त हुआ था। अर्थात यदि प्रश्न पूछता है कि महात्मा बुद्ध एवं महावीर स्वामी का निर्वाण किस महाजनपद में प्राप्त हुआ, तो मल्ल महाजनपद में प्राप्त हुआ था। चलिए आगे है चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी थी शक्तिमती, या जिसे सोत्थीवती भी कहते हैं। ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड झांसी वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्थित था। यहीं के शासक हुए हैं शिशुपाल, जो महाभारत में उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जिसे वध कर दिया गया था सुदर्शन से। उसके बाद है अगला महाजनपद अवंती। अवंती की दो राजधानी थी। अवंती की राजधानी थी एक उज्जैन और दूसरी थी महिष्मती। उज्जैन जो महाकाल की नगरी के रूप में फेमस है, यह वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो मालवा का पठारी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्थित था। यहाँ एक शासक हुए हैं प्राचीन इतिहास में चंद्रप्रद्योत। जिस समय मगध पर बिंबिसार शासन कर रहा था, उस समय में चंद्रप्रद्योत शासन कर रहा था अवंती पर। और कहा जाता है कि चंद्रप्रद्योत पीलिया रोग से ग्रसित हो गया था, तो इन्हें ठीक करने के लिए बिंबिसार अपने राज्य वैद्य जीवक को भेजा था। बाद में चंद्रप्रद्योत और बिंबिसार के बीच जीवक के कारण अच्छी मित्रता हो गई थी। उसके साथ ही याद रखिएगा कि उज्जैन जो है वो महाकाल मंदिर के रूप में, महाकाल मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर कुंभ का मेला लगता है। उसके बाद है अगला जो महाजनपद है वो है कुरु। कुरु महाजनपद, कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो वर्तमान में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो मेरठ क्षेत्र है, इस सब क्षेत्र में फैला हुआ था। और कुरु के बारे में हम लोग बढ़िया से जानते हैं, महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। उसके बाद अगला महाजनपद है मत्स्य। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। विराटनगर जो राजस्थान, वर्तमान में राजस्थान के जयपुर जो क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र में स्थित था। कहा जाता है कि इस विराटनगर की स्थापना राजा विराट के द्वारा किया गया था। इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है राजा विराट का। और यहीं अभिमन्यु की जो शादी हुई थी उत्तरा से, वो यहीं के रहने वाले थे, विराटनगर के। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में स्थित एकमात्र महाजनपद मत्स्य महाजनपद है, जिसकी राजधानी विराटनगर है। उसके बाद है अस्मक। अगला जो महाजनपद है वो है अस्मक। अस्मक की राजधानी थी पोटली या पोतन। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, जो यह आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। एक प्रश्न पूछा जाता है कि 16 महाजनपद में वह महाजनपद जो दक्षिण भारत में स्थित था, तो अस्मक था। अर्थात अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी के तट पर आंध्र प्रदेश में स्थित था, जो 16 महाजनपद में एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित था। चलिए अब उसके बाद ये जो दोनों हैं, अर्थात कंबोज और गंधार, ये दोनों महाजनपद वर्तमान भारत से बाहर स्थित था, अर्थात वर्तमान पाकिस्तान में स्थित था। कंबोज की राजधानी थी हाटक, और हाटक जो वर्तमान में पाकिस्तान के हजारा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्थित था, जो वर्तमान में भारत से यह बाहर स्थित है। उसके बाद गंधार से कई प्रश्न बन जाते हैं। गंधार को याद रखिएगा कि गंधार महाजनपद की राजधानी थी तक्षशिला, और तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में स्थित था। कहा जाता है कि ये गंधार क्षेत्र में एक शासक हुए जिसका नाम था राजा तक्ष। इन्हीं के द्वारा इस तक्षशिला शहर की स्थापना की गई, और इन्हीं के द्वारा ही तक्षशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। राजा तक्ष द्वारा स्थापित तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है, और दुनिया में सबसे प्राचीनतम शिक्षा का केंद्र यदि देखा जाए तो तक्षशिला विश्वविद्यालय ही था। कहा जाता है कि यहाँ
का एक शासक हुआ जिसका नाम था पुष्कर सरीन, जो हम लोग जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो उसमें इसकी चर्चा होगी। राजा बिंबिसार पुष्कर सरीन के दरबार में एक दूत भेजा था और पुष्कर सरीन और राजा बिंबिसार के बीच में मित्रता हो गई थी। कहा जाता है कि चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य, जीवक, ये सभी के सभी जुड़े हुए थे। कहाँ से? तक्षशिला विश्वविद्यालय से। कहा जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य के रूप में काम किया था चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य और जीवक वहाँ पढ़ा था। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और जीवक जो है वो छात्र रहे हैं कहाँ के? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय के। यदि ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय था। यदि प्रश्न ये पूछा जाए कि वर्तमान भारत में स्थित सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय है, जो गुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा स्थापित किया गया था, जो बाद में जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति बख्तियार खिलजी था, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवा दिया, ध्वस्त करवा दिया था। महाजनपद और इसकी राजधानी को एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। चलिए, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, मगध की राजधानी थी गिरिब्रज या राजगीर या राजगृह। उसके बाद बज्जी जो संघ था उसकी राजधानी थी वैशाली, काशी की राजधानी थी वाराणसी, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती या साकेत, वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी, पंचाल की राजधानी थी अहिक्षेत्र या काम्पिल, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर, चेदी की राजधानी थी शक्तिमती या सोत्थीवती। उसके बाद अवंती की राजधानी उज्जैन और महिष्मती, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन, कंबोज की राजधानी हाटक, गंधार की राजधानी तक्षशिला। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और यदि समझ में आई है, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया बात आपको पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे उत्साह बढ़ाइए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।